हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन स्टार्ट करना है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि भाई आपके पास पैसे हैं और उसको इन्वेस्ट करना है कहीं ना कहीं। कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे करें, कितने तरह की टेक्निक्स हैं, किस बेसिस पे करें। आपके पास चार पांच प्रोजेक्ट्स हैं, कौन से प्रोजेक्ट में करें, कौन से प्रोजेक्ट में ना करें, कितना करें, क्यों करें, कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ये सब हम सीखेंगे। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में सबसे पहले हमें ये बात जानने की जरूरत है, क्योंकि मैं जब भी पढ़ाती हूँ मैं बोलती हूँ कि बिगिन विद द व्हाई। आखिर आपको क्यों सीखना है इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग, क्यों? उससे पहले इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही क्यों? व्हाई डू यू नीड टू डू इन्वेस्टमेंट? ना करो इन्वेस्टमेंट, सिंपली अपना जो चल रहा है दराज में रखे रहे पैसे, क्या जरूरत है इन्वेस्टमेंट करने की? या बैंक में पड़े रहे पैसे, क्या जरूरत है इन्वेस्टमेंट? दराज में रखे हुए पैसे या बैंक में रखे हुए पैसे ब्रेड में वो टाइम एग्जैक्टली वो डिवैल्यू होता रहेगा। एग्जैक्टली, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कहा जाता है कि पैसा अगर फारिग पड़ा हो, आइडल पड़ा हो, चाहे वो दराज में हो, ड्रॉर्स या बैंक या आपके इदारे में, डिपार्टमेंट में, जहां भी है, आइडल पैसा आपके वक्त के साथ उसकी वैल्यू गिरेगी और आपके लिए किसी काम का नहीं। अब आइए, तो फिर क्या करें? इन्वेस्ट करें। कहाँ इन्वेस्ट करें, क्यों करें, कैसे करें, क्या चीजें हैं? तो सबसे पहले तो आइडिया क्रिएशन। आपका आइडिया क्या है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करने का आपका दिल चाह रहा है। फिर जो जो आपको आइडियाज नजर आ रहे हैं, प्रपोजल्स नजर आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे हैं, कंपनीज नजर आ रही है इन्वेस्टमेंट के लिए, उनकी स्क्रीनिंग करें, उनको चेक करें कि भाई वहां पे इन्वेस्ट करना फ्रूटफुल रहेगा या नहीं। फाइनेंशियल एनालिसिस करें उनका, जिसको कहते हैं अप्रेजल ऑफ द प्रोजेक्ट्स रिस्क एंड रिटर्न। अप्रेजल करें, फाइनेंशियल एनालिसिस करें और फिर फाइनली रिव्यू करें कि जो आपने डिसीजन लिया वो क्या वाकई में फ्रूटफुल रहा, क्या उससे रिटर्न आया, क्या उसका रिस्क मिनिमम था। नहीं तो अपनी गलतियों से सीखें और नेक्स्ट टाइम एक बेहतर फैसला लें। अब आइए, रेलेवेंट कैश फ्लो जरा पढ़ें। Relevant cash flow, future incremental cash flow caused by a decision. Example, to invest in a project. You will came across many examples in this chapter. नहीं, बस रेलिवेंट कैश फ्लो। रेलिवेंट कैश फ्लो का क्या मतलब है? इसकी डेफिनेशन में तीन वर्ड्स आते हैं। नंबर वन फ्यूचर, नंबर फ्यूचर मतलब अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। अभी ये कैश फ्लो आया नहीं है, ये आने वाला है। इंक्रीमेंटल, ये आपके एग्जिस्टिंग कैश फ्लो को बढ़ाएगा, ये आपके एग्जिस्टिंग कैश अकाउंट को बढ़ाएगा। एंड कैश फ्लो, ये फिजिकल कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो है, दोनों में से कोई। और ये किसकी वजह से हुआ है? कॉज्ड बाय अ डिसीजन। आपके इस इन्वेस्टमेंट के फैसले के नतीजे में ये कैश फ्लो हुआ है। तो जो आपके इस डिसीजन की वजह से हो रहा है उसे हम कहते हैं रेलिवेंट कैश फ्लो। लाइक फॉर एग्जांपल, बैठे बैठे मैंने सोचा कि चलो घर पे ना मैं पढ़ाना शुरू कर देती हूँ। एक कमरा है ड्राइंग रूम, उसको हम तब्दील कर देते हैं क्लासरूम में और हम पढ़ाना शुरू कर। तो अब वो ड्राइंग रूम में कुछ चीजें पहले से मौजूद थी, एसी था, कारपेट था, मगर उसका जो डेकोर था वो ड्राइंग रूम वाला था। तो डेकोर मैंने सारा हटा दिया, वहां एक ब्लैक बोर्ड, एक स्क्रीन वो लगवा दी, कुछ चेयर्स, कुछ मार्कर्स, ये चीजें रख के इंटरनेट कनेक्शन। तो अब क्या है मेरा डिसीजन कि मुझे ये क्लास स्टार्ट करनी है,
ये इंस्टीट्यूट होम कोचिंग स्टार्ट करनी है, ये जो डिसीजन है इसके नतीजे में होने वाला कैश फ्लो जो कि फ्यूचर में होना है, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ सोचा कि ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे 50,000 का खर्चा आ जाएगा। तो ये जो 50,000 होने वाला कैश फ्लो, फ्यूचर इंक्रीमेंटल कैश फ्लो कॉस्ट बाय डिसीजन इज कॉल्ड रेलेवेंट कैश फ्लो। Next, opportunity cost. A cost incurred from diverting existing resources from their best use. A cost incurred from diverting existing resources from their best use. क्या मतलब? जब आपने कुछ साल पहले सोचा कि मुझे एसीसीए करना है तो आपके पास कुछ ऑप्शंस थे। क्या क्या ऑप्शंस? मैं बैचलर्स कर सकता था बैचलर्स कर सकते थे और मैं सीए की तरफ भी जा सकता सीए की तरफ जा सकते थे, और लेकिन आपने चूज किया एसीसी। तो अब जब आपने इसको चूज कर लिया, यू सिलेक्टेड वन, which means you rejected them. Yes. तो रिजेक्ट करने के नतीजे में जो बेस्ट बेनिफिट आपने रिजेक्ट किया, लाइक अगर तुम सीए कर लेते तो हो सकता है तुम्हारी 5 लाख की आज सैलरी होती, हो सकता है। बीकॉम करते तो 35,000 की होती, एसीसीए कर रहे हो तो इंशाल्लाह तुम्हारी 7 लाख की हो। बट बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहती है कि इसको सिलेक्ट करने के नतीजे में जो तुमने नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन रिजेक्ट किया वो तुम्हारी क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, opportunity cost is a cost incurred from diverting existing resources from their best use। यानी आपके आपके रिसोर्सेस क्या है हमजा? किसी भी इंसान के पास या किसी भी इदारे के पास कुछ रिसोर्सेज होते हैं, आपके पास क्या है? कैश, आपका वक्त, जो वक्त आपने सीए में लगाना था वो अब आप सीए में लगा रहे हो। स्पेस, जो आपके पास जगह है पढ़ने के लिए, जो किताबें हैं, जो रिसोर्सेज हैं, जो नेट नेट है, जो सब कुछ है, वो सब आप सीए की जगह एसीसीए पे लगा रहे हो। और आपकी फिगर, आपका जिस्म, आपकी बॉडी, आपकी एनर्जी किस पे लगा रहे हो? एसीसीए। तो आपने अपने रिसोर्सेज को क्या किया? डाइवर्ट किया फ्रॉम सीए टू एसीसी। दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट जरा ये पढ़ते हैं। If a team of workers costing 3 lakh per year is diverted to work on a new project, then they will stop work on existing products which earn contribution. That is sales revenue less variable cost of 5 lakh. This contribution will therefore be lost. On that, this assumes that labor is a variable cost. Calculate the relevant cost associated with using the team of workers on the new project. The opportunity cost is one. क्या कह रहे हैं? हमें रेलेवेंट कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, और रेलेवेंट कॉस्ट हमें मालूम है क्या है? फ्यूचर इंक्रीमेंटल कैश फ्लो कॉस्ट बाय अ डिसीजन। तो डिसीजन क्या था कि इनके पास 3 लाख कॉस्ट पड़ रही है एक साल की। जो टीम ऑफ वर्कर्स है वो टीम ऑफ वर्कर्स उन्होंने हटा के उस न्यू प्रोजेक्ट पे लगा दिया, और जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे उनका काम हो रहा था उस पर उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन आ रही थी, और वो कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी थी? 5 लाख की। यानी ये क्या हो गई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। So this contribution will therefore be lost. तो कह रहे हैं relevant cost associated with using the team of workers क्या है? क्या वो 3 लाख है, क्या वो 5 लाख? ठीक है 3 लाख। अब आइए, the relevant cost is the opportunity cost, that is 5 लाख of lost contribution plus the cost of the workers। दोनों को मिला करके आपका रेलेवेंट कॉस्ट बनेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी, और जो आप उस प्रोजेक्ट से बेनिफिट गेन कर रहे थे और वो अब आप नहीं गेन कर सकते उसको भी ऐड करोगे, और जो कॉस्ट आपकी न्यू प्रोजेक्ट पे लग रही है उसको भी। ठीक है, और 8 लाख आपकी रेलेवेंट कॉस्ट है। नेक्स्ट, नॉन रेलेवेंट कॉस्ट एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाएगा? जो कि नॉन कैश फ्लो है, जो हो नहीं रहा, कोई कैश आ नहीं रहा, जा नहीं रहा। संक और कमिटेड कॉस्ट,
का क्या मतलब है? जो पास्ट में हो चुका है। पढ़िएगा डेफिनेशन सम कॉस्ट की। The cost incurred in the past that is sunk or committed to will not change whether a project goes ahead or not, and therefore not a relevant cash flow. Market research is often an example of this. नेक्स्ट हिस्टोरिक कॉस्ट। If materials that are used by a project need to be replaced, the relevant cost of the material is the replacement cost of the material, not the price originally paid to acquire the material, that is the historic cost. If such materials do not need to be replaced, the relevant cost is zero unless there is an opportunity cost from lost revenue. Material could have been sold as scrap. The historic cost of materials should only be treated as relevant if no indication of scrap values or replacement costs are given in a question. हिस्टोरिक कॉस्ट मटेरियल की इसको कैसे ट्रीट करना चाहिए एज रेलेवेंट, अगर कोई स्क्रैप वैल्यू या रिप्लेसमेंट कॉस्ट गिवन नहीं है। और कैसे ट्रीट करें? मटेरियल्स दैट आर यूज्ड बाय प्रोजेक्ट नीड टू बी रिप्लेस्ड, उनको रिप्लेसमेंट की जरूरत है। सो द रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी, नॉट द प्राइस ओरिजिनली पेड टू अक्वायर द मटेरियल बट द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ लेबर। If labor used by a project is idle, then relevant cost of using that labor is zero. At full capacity, then the cost is wages paid plus contribution lost on the work that they have had to stop doing. That they have had to stop doing. Only use the labor cost as a relevant cost if no indication of capacity issues are given in a question. Then finance cost। Any finance cost, example, dividend payments, interest payments should not be considered as a cash flow because they are included in the cost of capital used to discount the project. ठीक होगी कहानी। अच्छा नेक्स्ट रेलेवेंट कॉस्टिंग। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, और इसको सामने रखते हुए और जो ये सारी चीजें हमने देखी कि ये एग्जांपल्स हैं कि ये सब रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है। और रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? हमने देखा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है प्लस एनी फ्यूचर इंक्रीमेंटल कैश फ्लो happening because of the discipline. So Brenda and Eddie are considering expanding their restaurant business through an investment in a new restaurant, the Parkway Dinner. Brenda and Eddie have analyzed the profit made in the first year and are concerned that the project could be loss-making. पहले साल में जो उनका पुराना प्रोजेक्ट था उस पे वो प्रॉफिट है, लेकिन अब उनको लग रहा है कि अगर हमने ये डिसीजन ले लिया एक्सपेंशन का तो फिर हमें लॉस हो। Their year one cost and revenues are forecast as follows। अब ये फोरकास्ट बताया जा रहा है कि अगर उन्होंने एक्सपेंशन कर ली तो ये पहले साल का फोरकास्ट कि रेवेन्यू 2 लाख है, डिप्रिसिएशन 25,000 है, 74 के लॉस में आ जी 74 के लॉस में। अब द मटेरियल इंक्लूड 10,000 ऑफ सरप्लस इन्वेंट्री दैट ब्रेंडा एंड एडी हैव इन देयर एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट्स। दिस इन्वेंट्री हैज अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ $1,000। मटेरियल में क्या है? 10,000 की ऐसी इन्वेंट्री भी है जो एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट के लिए थी और अब उसकी स्क्रैप वैल्यू 1,000। लेबर 20% of 50,000 salary of a manager of an existing branch will assist the existing manager of the restaurant in its first year of operation. This is the allocation of corporate overheads. Assess the relevant cash flows of the project in the first year to Brenda and Eddie and advise Brenda and Eddie whether they are right to be concerned. Relevant cash flows अब आपको बताने हैं, थोड़ा सोचिए इसके ऊपर कि रेलेवेंट कैश फ्लोज क्या क्या होंगे इसके लिए। ये नोट्स हैं।
इसको हम देखते हैं, इसमें तीन ही नोट्स हैं, तो रेवेन्यू डेप्रिसिएशन, ये तो इनफ्लो है। डेप्रिसिएशन जो है वो तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे बिकॉज इट्स नॉट अ कैश फ्लो। ठीक है, तो ये हमारा एक रेलेवेंट है कि हमारा जो बेनिफिट है अगर हम देखें तो वो 2 लाख रेवेन्यू की शक्ल में डेप्रिसिएशन तो अब आइए, कैश एक्सपेंस में ऐड बैक करते तो नहीं कैश फ्लो। क्या? डेप्रिसिएशन तुम्हारा नॉन कैश एक्सपेंस है तो हम उसको ऐड बैक करते तो नहीं कैश फ्लो। तो हम अभी नहीं ऐड बैक कर रहे हैं ना, हम डायरेक्टली 2 लाख इसको रेवेन्यू ले रहे हैं। और कॉस्ट अब आप देखें, कॉस्ट में मटेरियल मटेरियल 49,000 की कॉस्ट आ रही है, जिसमें से वो कह रहे हैं कि 10,000 तो पुराने एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट का है। सही। तो यहाँ पे कितना है? 49। एग्जिस्टिंग का कितना है? 10,000। 10,000 माइनस कर दिया, और प्लस जो स्क्रैप वैल्यू बन रही है उसकी वो कितनी है? 1,000। क्योंकि अब आप एग्जिस्टिंग का जो है वो आप स्क्रैप कर दोगे ना। अब आइए, ये मटेरियल का हो गया। फिर देखिए लेबर, लेबर कितना है? 20% ऑफ 50,000 सैलरी। अब यहाँ पे लेबर की कितना है? 1 लाख। 1 लाख, ठीक है। तो हम लेबर का 1 लाख लिख रहे हैं, जिसमें से कह रहा है कि 20% ऑफ द 50,000 सैलरी ऑफ अ मैनेजर ऑफ एन एग्जिस्टिंग ब्रांच विल असिस्ट द एग्जिस्टिंग मैनेजर इन इट्स फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। तो क्या मतलब, इसमें से 20%, 10,000 सैलरी है मैनेजर की जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांच में कर, तो ये 1 लाख में से कितना हम माइनस कर दें? 50,000 माइनस करें? सिर्फ 10,000 माइनस करें? चले, देखते हैं, अभी तो हम सीखेंगे। नेक्स्ट, दिस इज द थर्ड का क्या है? दिस इज द एलोकेशन ऑफ कॉर्पोरेट ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स का क्या बता रहे हैं कि ये 1 लाख जो है, ये क्या है? ये पूरा पूरा कॉर्पोरेट ओवरहेड्स है, ठीक है। तो ये 1, तो जरा आप इसका टोटल बताइए, रेलेवेंट कैश फ्लो क्या क्या आ रहे हैं? ₹2,30,000। 2,30,000, ठीक है। अब जरा हम चेक कर लेते हैं हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं। राइट, तो ईयर 1 हमारा रेवेन्यू हमने सही लिया है, डेप्रिसिएशन हमने लिया ही नहीं है, 0। मटेरियल में 49 माइनस 10 प्लस 1,000, वेरी गुड, यहाँ तक हमारा सही है। फिर लेबर 1 लाख माइनस 10,000, ये भी सही है, ठीक है। नॉट, क्योंकि 10,000 रेलेवेंट नहीं है। ओवरहेड्स इज नॉट अ कैश फ्लो, ओवरहेड हमारा यहाँ पे कैश फ्लो, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं कि पूरा कॉर्पोरेट ओवरहेड्स के लिए ऑल ओवर, ठीक है। तो हमारा अब इससे कितना कैश फ्लो बन रहा है? कैश फ्लो कितना बन रहा है? क्योंकि 2 लाख को भी शामिल करो, 2 लाख को भी शामिल करो। शामिल कर देंगे तो 70,000 70,000 कैसे बनता? माइनस कर रहे हो क्या? कर होगा। 2 लाख माइनस 40,000, नहीं, 1,30,000 कॉस्ट में माइनस किया ना मैंने। टोटल कॉस्ट हमारी 1,30,000 हो गई है। ठीक है। उसको 2 लाख से हमने माइनस किया तो 30,000 बच गया। तो 70,000, बेनिफिट माइनस कॉस्ट विल गिव यू 70,000। ये आपका आ गया कैश फ्लो। क्लियर? This is less concerning than the losses figure of 74,000 that we started with, but requires further analysis to see if the project is worth pursuing. ये आपका कमेंट होगा जो कि आप दोगे। कमेंट्स भी बहुत जरूरी है, थ्योरी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हमें लॉस होगा। थ्योरी को इग्नोर नहीं किया जा सकता एफएम में। इन्होंने कहा फोरकास्ट जो था ना वो 74,000 का था, बट एक्चुअल में जो आपका कैश फ्लो हो रहा है यानी फ्यूचर इंक्रीमेंटल कैश फ्लो 74,000 लॉस था। 74,000 लॉस था, ये प्रॉफिट है। ये प्लस में आ प्रॉफिट 70,000। लेकिन फिर भी आपको इस प्रोजेक्ट को जरा थोक बजा के चेक करना पड़ेगा, क्योंकि फोरकास्ट लॉस दिखा रहा है, कैश फ्लो आपको प्रॉफिट दिखा रहा है।
पॉजिटिव कैश फ्लो। अच्छा जी। नेक्स्ट आ जाइए, सिंपल टेक्निक्स। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टॉपिक हम कर रहे हैं, तो इसमें कुछ बेसिक इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स के बारे में हम देखेंगे। पहली टेक्निक है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड वो टेक्निक है जो कोई आम बंदा भी देखता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मेरा दोस्त है, वो मुझसे 1 लाख उधार मांग रहा है, तो अब आप क्या बोलोगे उसको? आप सबसे पहले बोलोगे कि भाई लौटाओगे कब? ठीक है, आप चेक करोगे कि वो लौटाएगा कब। क्या वो 1 दिन में लौटा रहे, 10 दिन में लौटा रहे, 1 महीने में लौटा रहे, 6 महीने में लौटा रहे, 2 साल की बात उसने की है? तो ये कोई आम इंसान भी चेक कर रहा होता है कि भैया मैं अगर किसी को उधार पे भी दूं तो मेरा पे बैक पीरियड कितना होगा। क्या मैं इतना उसका इंतजार कर सकता हूँ कि वो कह रहे हैं 1 लाख के बाद दूं, 1 लाख जो है मैं 1 साल के बाद दूंगा, तो क्या 1 साल का मैं इंतजार कर सकता हूँ? इसी तरह आपके पास वही 1 लाख रुपए है और आपके पास 3 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ए, प्रोजेक्ट ए है फॉर एग्जांपल, कोई दोस्त है आपका लोन मांग रहे हैं। ये प्रोजेक्ट बी है, ये सी है और ये डी है। एक ये आपका दोस्त लोन मांग रहा है, ठीक है। अब आप यही कंपैरिजन करोगे ना कि क्या मैं इसको लोन देने में मुझे फायदा है या मैं कोई इन तीनों में से किसी प्रोजेक्ट में पैसे लगा दूं। क्या करूं, 1 लाख तो है मेरे पास। तो अब आप क्या चेक करोगे, पे बैक कि मुझे सबसे जल्दी लौटा कौन रहा है। तो हो सकता है ये दोस्त बोल रहा है 1 साल में लौटाऊंगा, ये प्रोजेक्ट बोल रहा है 6 महीने में लौटाऊंगा, सी बोल रहा है 3 साल मेरे पास छोड़ दो पैसा, डी बोल रहा है कि नहीं मैं तुमको 1.5 ईयर्स में लौटाऊंगा। तो अब इनमें से सबसे जल्दी कौन लौटा रहा है? D। तो आपके लिए सबसे अट्रैक्टिव ये है अकॉर्डिंग टू द पे बैक पीरियड। अब यही पे बैक पीरियड हम कैलकुलेट करना सीखेंगे हर प्रोजेक्ट का। जरा पढ़िएगा पे बैक पीरियड डेफिनेशन। How long it takes for the cash flow affected by decision to invest to repay the cost of the original investment. ठीक है, Brenda and Eddie are worried about the length of time it will take for the cash flows from Parkway Diner to repay their total investment of 5 lakh, 3,50,000 to take over the business and 1,50,000 to refurbish it. Refurbish यानी उसको उस पे फर्नीचर्स, पेंट सब ठीक ठाक करवाना उसको। Cash flow projections from the project are estimated. Year 1 ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो आपको मिलेगा 70,000, ईयर 2 70,000, ईयर 3 80, ईयर 4 1 लाख, ईयर 5 1 लाख, ईयर 6 120. After the 6th year, Brenda and AD confidently expect that they could sell the business for 3,50,000. Calculate the payback period for the project. कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 5 लाख। ठीक है, ये कौन से ईयर में है? ईयर 0। ईयर 1 पे कितना है भैया? 70। ईयर 2 पे कितना है? 70। ईयर 3 पे कितना है? 80। ईयर 4 में कितना है? 100। ईयर 5 100 और 6 में 120। ठीक है, अब बताओ कि कितने सालों में 5 लाख वापस मिल रहे हैं? मैं स्टूडेंट ने आना आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करनी है। लो आ जाओ, मैं फौरन आ जाऊँ। ईयर 6 तक ही होगी मैम, ईयर 6 के बाद कैसे पता लगा? 70 प्लस 70 140, 140 प्लस 80 220, 220, 220 प्लस 1 320, 320 प्लस 1 420, 420 प्लस 6 ईयर। ठीक है, अब 4 यहाँ तक आपका 420 आपको रिटर्न हो रहा है, तो अब 5 माइनस 420 पीछे कितना बचा? 80। तो अब आप करोगे 80,000 डिवाइडेड बाय 120,000 मल्टीप्लाई बाय
मल्टीप्लाई बाय 12। 12 months. हम्म। ये पीरियड आंसर आ रहा है। इसका मल्टीप्लाई बाय 12 किया, 8 आ रहा है। 8, तो यानी कि आपके 5 years and 8 months, अच्छा 5 years and 8 months आपका पे बैक पीरियड है। सही। ठीक होगी कहानी। सही। अच्छा, अब आइए जरा इसका सोल्यूशन देखते हैं तीनों ने क्या किया, क्या आंसर सही किए या नहीं। ठीक है, पे बैक अकर्स बिटवीन ईयर 5 एंड ईयर 6, और एग्जैक्टली अगर हम पता लगाएंगे तो 5 years and 8। ठीक है, अब जरा यहाँ से पढ़ो, कमेंट This will be पढ़ो। considered to be a long payback period, although we have not told the payback period that Brenda and Eddie will find acceptable. And means that if there is no buyer for the business in 6 years time, then they will only just have recouped their cost. This project is beginning to look risky, but it may not be rejected because this analysis has not considered all of the cash flows of the project. This analysis has not considered all of the cash flows of the, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि ये एनालिसिस एकदम एक्यूरेट नहीं हो सकती क्योंकि हमने तमाम चीजों को नहीं कंसिडरेशन में लिया। पेबैक पीरियड सिर्फ और सिर्फ पेबैक पीरियड को कंसिडरेशन में लेता है, तो इसका कुछ फ्लॉज भी है। इसका एक और फ्लॉ ये भी है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसिडरेशन में नहीं लेता। तो इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसको कहते हैं पेबैक पीरियड, टाइम वैल्यू ऑफ पेबैक पीरियड, यानी ये अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडरेशन में लिया जाता है। कैसे? बहुत आसान है। जैसे ये ईयर है, ये कैश फ्लो है, तो सिंपली यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ले ली जाती है। आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता है, ईयर 0 का हमेशा 1 होता है, ईयर 1 का प्रेजेंट वैल्यू टेबल पे जाओगे और जो भी परसेंटेज है उस पे जाके चेक करोगे, यहाँ पे लिख दोगे, फिर यहाँ लिखोगे, यहाँ फिर मल्टीप्लाई करके डिस्काउंट फैक्टर आपको सवाल बताएगा। सवाल बता रहे। ठीक है, तो डिस्काउंट फैक्टर पे जाके सब लिख के फिर सेम तरीका जैसे इससे पता किया वैसे आप इस न्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो से पता करोगे पे बैक पीरियड। ठीक हो गई कहानी। अच्छा उसमें ये इसकी कॉलम की जरूरत नहीं है कैश फ्लोज की। जरूरत है ना, ये भी बनाओगे, तो ये भी बने। फिर यहाँ प्रेजेंट वैल्यू का बनाओ, फिर यहाँ प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो यहाँ का टाइम वैल्यू इंक्लूडेड कैश फ्लो आ जाएगा। फिर इस कैश फ्लो को जैसे हमने ये 5 years 8 months निकाल लिया वैसे ही इससे निकाल। अब प्रॉब्लम्स क्या है पेबैक से जरा पढ़िएगा। It ignores the timing of cash flows within the payback period. Example, ignores that the project is more uncertain if most of the cash is received at the end of payback period. ठीक है, It ignores the cash flows after the end of the payback period and therefore total project return. नेक्स्ट, It ignores the time value of money, a concept incorporated into most sophisticated appraisal methods. This means that it does not take in account the value of money, is lower the further into the future that the money is received. The choice of any cut-off payback period is by organization is arbitrary. आर्बिट्रेरी, इसका क्या मतलब है फोर्थ पॉइंट का? चॉइस ऑफ एनी कट ऑफ पेबैक पीरियड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इज आर्बिट्रेरी। अब इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए 5 साल और 8 महीनों के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट निकल के आ रही है, क्या ये आपको एज एन इदारा मंजूर है? मर्जी हो सकता है किसी इदारे को मंजूर हो, किसी इदारे को ना हो, डिपेंड करता है। तो यही बात यहाँ पे की गई है कि जो कट ऑफ पे बैक पीरियड है इदारे के लिए वो आर्बिट्रेरी, वो वेरी करता है। नेक्स्ट, It may lead to excessive investment in short-term projects. Because of these drawbacks, a project should not be evaluated using payback alone. क्या कह रहे हैं? बिकॉज ऑफ दीज ड्रॉबैक्स नॉट इन ड्रॉबैक जो भी डिसएडवांटेज की वजह से आप खाली उस पे रिलाई नहीं कर सकते। exactly. तो फिर उसके नतीजे में हमें एक नया बताया गया जिसको कहते हैं डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड।
डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में प्रेजेंट वैल्यू टाइम वैल्यू ऑफ मनी ली जाती है और उसके बेस पे पेबैक पीरियड फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। अगला आ जाइए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूला हम पहले भी दिखवा चुकी हूँ मैं आपको। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जाहिर है जब आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी इंसान है, चाहे उसने एसीसी किया हो चाहे ना किया हो, वो क्या देखता है? वो दो ही चीजें देखता है। नंबर वन, बताएं। Course. Risk of रिस्क risk and return. एंड रिटर्न। कोई भी शख्स है जिसने एसीसी नहीं भी किया हुआ, जिसको कोई नॉलेज नहीं है, फिर भी वो ये दो चीजें जरूर देख रहा होता है। अपना पैसा कहीं भी लगाने में वो रिस्क भी देखता है और रिटर्न भी देखता है। तो अब जो रिस्क देखते हैं, अब जैसे कि मैंने कहा कि आपका दोस्त कह रहा है कि उसको लोन चाहिए, तो आप यही सोचोगे ना कि मैं तो इसके रग रग से वाकिफ हूँ, उसने आज तक कभी जिससे भी पैसा लिया उसको लौटाया नहीं है, सबको रुलाता है ये। तो रिस्क आपको नजर आ रहा है कि ये तो लेके भाग जाता। तो आप कभी भी आप क्या नहीं करते, वो रिस्क नहीं लेते, क्योंकि आपको पता है। और रिटर्न, अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरा दोस्त अच्छा है, ये मुझे रिटर्न कर देगा, अगर इसने साल का ये 6 महीने में लौटा देगा, ये ऐसा बंदा है, तो आप डेफिनेटली उसको फिर दोगे। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमें बताता है कि जो पैसा आपने लगाया है उस पैसे पे आपको रिटर्न कितना मिलने वाला है। नेक्स्ट आइए। कैलकुलेशन फॉर्मूला नॉट गिवन एंड नीड नॉट बी लर्न, नीड टू बी लर्न, उल्टा बोल रहा हूँ। कैलकुलेशन जो ये फॉर्मूला है ना, ये आपको एग्जाम में नहीं गिवन होगा, तो इसलिए लिहाजा आपको इसको याद करना होगा। प्लीज लिख लीजिए अपने पास। जी, एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, या फिर एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज एवरेज इन्वेस्टमेंट? इनिशियल आउटले प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2। दोनों फॉर्मूलाज लिख लीजिएगा। बाजू का एक इंफॉर्मेशन होती है सवाल में, दूसरी नहीं हो। इस दफा तो बहुत खतरनाक हुआ है जून अटेम्प्ट एफएम का। मुश्किल था। रिजल्ट्स आए ना। हाँ मुश्किल था, बहुत सारे बच्चे नहीं पास हुए। तो ग्रेजुअली अपनी क्वालिफिकेशन को प्रीमियम बनाते जा रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल हाई हो रहा है। देख लिया? जल्दी से ये कर लीजिए। इलस्ट्रेशन है। An asset costing 1,20,000 is to be depreciated over 5 years to a nil residual value. Profits after depreciation for the 5 years of the project are as follows. Profits year 1 12,000, year 2 17,000, year 3 28,000, year 4 37. What is the average accounting rate of return for this project? रोज ही पूछ रहा है। रोज ही कुछ, तो जरा इसको कीजिए कैलकुलेट। फॉर्मूला आपके सामने है। ये मैंने लिखा। अच्छा मैम, प्रॉफिट का जो एवरेज लेना हूँ सबको प्लस करके डिवाइड बाय 5 इसी तरह कर दूंगा ना एवरेज।
डन हो गया। ये 15% 34%। एवरेज इन्वेस्टमेंट एंड एवरेज प्रॉफिट्स डिवाइड किया 34%। उसमें मैंने डिवाइड बाय 2 की। मैंने पहले फॉर्मूले से किया एवरेज एनुअल प्रॉफिट से मैं एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। से किया मैंने एवरेज किया प्रॉफिट्स का हम्म और इनिशियल इन्वेस्टमेंट वाले 20,600। यूजुअली होता ये है, जब आप एवरेज ले रहे होते हो तो फिर बोथ एंड से एवरेज ले लिया करो तो वो ज्यादा बेटर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट वाला कीजिए। ब्रेंडा एंड एडी are considering expanding the restaurant for purchase of the Parkway Diner, which will cost 350,000 to take over the business and a further 150,000 to refurbish the premises with new equipment. Cash flow projections for this project are as follows for the previous slide. The equipment will be depreciated to a zero resale value over the same period, and after the 6th year, Brenda and Eddie confidently expect that they could sell the business for 3 lakh. ARR निकाल लें। अगेन ARR क्या है? ROC उसी में निकालना। सेम। कैश फ्लो प्रोजेक्शन सेम है जैसे प्रीवियस थे, यही प्रोजेक्शंस हैं। सही। ऑप्शन दी गई है। मुझे एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड क्या है? वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं लेना ना, दिखाओ ऊपर। एवरेज इन्वेस्टमेंट जो ऊपर था वैसे ही। वो रेंज में पे हो। हाँ सही है सही। वो मैंने कैलकुलेशन के ऑप्शन ही नहीं आया। नहीं आ रहा, चेक करें। 15.3%। टोटल कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस 5,40,000। टोटल डेप्रिसिएशन 1,50,000। टोटल प्रॉफिट 3,90,000। एवरेज प्रॉफिट्स 65 को 6 से डिवाइड किया जा रहा है। नहीं, एवरेज प्रॉफिट जो ऊपर आए थे उसको डिवाइड बाय 6 कर रहे थे तो 65,000 पर एनम आया। इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन 5 लाख प्लस 3,50,000 डिवाइड बाय 2, क्योंकि अब एक्सपेंशन कर रहे हैं ना, एक्सपेंशन के लिए 3.5 लाख चाहिए। नहीं 3.5 लाख का तो कह रहे हैं हम बेच सकते हैं, चलो हमें कभी भी बेचना हो तो इससे नहीं, कॉस्ट भी है ना, ऊपर कॉस्ट भी गिवन थी। एक तो 5 लाख आपका इनिशियल कॉस्ट आ रही थी, रुके थे। ये आपकी 1,20,000 इज टू बी डेप्रिशिएटेड नहीं है। Will cost 3,50,000 to take over the business, and a further 1,50,000 to refurbish the premises. नीचे कह रहा है कि they could sell the business for 3,50,000। 3,50,000। मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट इसकी 5 लाख की है। नहीं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा हुआ। 120 है ना सर तो 120,000। जी।
ठीक है, अब आए नीचे आंसर पे। 5 लाख 40,000 माइनस 3,50,000, ये आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट आ गई 1,50,000। टोटल प्रॉफिट 3,90,000 आ रहे हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन कैसी बन रही है? 5 लाख प्लस 3,50,000 डिवाइड बाई 5 लाख आपने इन्वेस्ट किया है और एट द एंड ऑफ द ईयर 3,50,000 आपको रिटर्न मिला है। पोस्ट में इंक्लूडेड हो जाएगा। बिल्कुल, डिवाइडेड बाई 5,40,000 कैसे आ रहे हैं और ये 3,90,000 टोटल प्रॉफिट? 5,40,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ना, जो पूरे साल के कैश फ्लोज आ रहे थे, प्रॉफिट्स हर साल का आ रहा था ना, उसका टोटल कर दिया। फिर उसमें से डेप्रिसिएशन अमाउंट इन्होंने डिडक्ट कर दी, तो टोटल प्रॉफिट्स आ रहे। ठीक हो गई कहानी। तो ये 65 फिर डिवाइडेड बाय 425, तो ये आपका 15.3%। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग आरओसीई और एआरआर पढ़िए। Rose method is a quick and simple calculation that involves the familiar concept of percentage return. Unlike payback period, it does consider the whole of a project's life. ठीक है, तो पेबैक पीरियड सिर्फ और सिर्फ पेबैक तक कंसिडरेशन कर रहे हैं, मगर रोज पूरी लाइफ, प्रोजेक्ट की लाइफ को कंसिडर कर। नेक्स्ट फैक्ट दैट इट गिव्स अ परसेंटेज मेजर। परसेंटेज मेजर में समझना आसान है, इसमें सिर्फ सालों में समझ में आता है। ठीक है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं टू इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को, इवन इफ दे आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। जनरल प्रॉब्लम्स क्या है रोज के? It is based on accounting profits and not relevant cash flows. Rose is the only investment appraisal technique not based on relevant cash flows. यानी इसमें डेप्रिसिएशन को भी कंसिडरेशन में लिया जा रहा है। नेक्स्ट, It is a relative measure, that is a percentage rather than an absolute measure, and therefore takes no account of the size of the investment. देन Like payback method, Rose ignores the time value of money. ठीक हो गई कहानी। नेक्स्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड डिस्काउंटिंग। A key problem with both payback and ROS is that they both ignore the time value of money. This is an important concept that is used in the most sophisticated investment appraisal. कि time value of money को आप ignore नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ present value में convert कर देना है। If a project involved the outlay of $20,000 today and provided a definite return of $21,000 in 1 year's time, would you accept if you could get a return of 6% on investments of a similar risk? क्या आप इसको एक्सेप्ट करोगे? इसको कैसे अब आप फाइंड आउट? मतलब आज इसकी कॉस्टिंग 20,000 है, 1 साल बाद ये 21,000 रुपए का, और कितने परसेंट? 6%। 21,000 का मैं रिटर्न दे देगा। डिस्काउंट फैक्टर पे जाओ और चेक करो कि 6% पे पहले साल में कितना, क्या प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू टेबल है ना, उस पे जाके चेक, बिल्कुल एंड ऑफ द बुक। ठीक है, तो इसको हम अभी उधर पीछे जाओगे तो और टाइम लगेगा। इसका है 1.06 पहले साल का, तो 1.06 6% पे जाके आ रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 20,000 करोगे 21,200 आएगा। तो 21,000 तो कम है, $200 तो कम है, तो आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो क्या लिखा है? फर्स्ट, हाँ, firstly, if you had $20,000 today and invested it for 1 year in a project of similar risk at 6%, then you would have 20,000 multiplied by 1.06 equals to $21,200. This approach is called compounding. This is more than is generated by the project, so the project is not acceptable. We can reduce the further cash flow of 21,000 to reflect its worth it was received today. If it was ये इसका ऑप्शन होगा था। अब इसको रिवर्स कर रहे हैं कि 21,000 को आज, मतलब 1 साल बाद जो 21,000 मिल रहे हैं वो आज के दिन इसमें यहाँ 20,000 है, यहाँ 19,800 है। 19,800 क्या? So again, this is called discounting, and this is the value today or the present value of receiving 21,000 in 1 year's time to reflect the return available to investors. We can see that the project is unacceptable because this present value is below the cost of today. ठीक है, तो ये डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग दोनों क्लियर हो गया। कंपाउंडिंग आप फ्यूचर की तरफ जा रहे हो, डिस्काउंटिंग आप रिवर्स पास्ट की तरफ आ रहे हो। ठीक है,
अच्छा जी, डिस्काउंट फैक्टर का फॉर्मूला भी है 65 conventions used in DCF. First day of a project, time zero, start of the first year, इसकी present value हमेशा क्या होगी 1. The time 1 is the last day of the first period. अच्छा, अब ये करिए खुद से, calculate the present value of $1 lakh received in 7 years time, cost of credit fractions.
नहीं ये बात।
Yep. हम्म। क्या आंसर आया? 45,235. कहाँ चलेंगे हम, और आगे चलेंगे? एक्टिविटी 4 बताएं, 45,200। 45,235 आ रहा है, राउंड ऑफ तो नहीं किया हुआ। अच्छा। हाँ, राउंड ऑफ करने को बोला गया है ना। अच्छा, सही है। ठीक है, रिक्वायरमेंट में राउंड ऑफ करने हाँ को ये बोला गया है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट। अब आ जाए हम, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। एन्युटीज। एन्युटी पता है क्या है? एक प्रेजेंट वैल्यू टेबल है, एक एन्युटी टेबल है। प्रेजेंट वैल्यू टेबल ईयरली वाइज है, एन्युटी टेबल क्यूम्युलेटिव है। यानी कि 2 साल का पूरा आपको मिलेगा, 4 साल का पूरा मिलेगा। सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लोज है। एन्युटीज हम तब रेफर करते हैं जब हर साल आपका कैश फ्लो सेम अमाउंट का होता है। यानी पहले जो हम देख रहे थे सम्स, उसमें हर साल कैश फ्लो डिफरेंट अमाउंट का था। यहाँ पे जब सेम अमाउंट का होगा तो हम एन्युटीज आराम से एन्युटी टेबल को रेफर कर सकते हैं। If a project involved the outlay of $20,000 today and provided a definite return of $8,000 per year for 3 years, would you accept the project? 6% ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ सेमिनार्स। तो अब आप 6% पे जाएंगे और क्या, फॉर 3 इयर्स। 3 इयर्स में जाके आप एन्युटी फैक्टर निकालेंगे। इस एन्युटी फैक्टर को 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो फिर आप चेक करेंगे कि भाई क्या आंसर है। और आपका जो रिटर्न है वो 8,000 हर साल 3 साल तक है। तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय एन्युटी फैक्टर। So as you can see over here, 20,000 is your investment, 8,000 every year for 3 years. डिस्काउंट फैक्टर आप ये प्रेजेंट वैल्यू टेबल से भी लेकर आ सकते हो, जिससे 1384 पॉजिटिव एनपीवी नेट कैश फ्लो आ रहा है। या फिर इसको आप डायरेक्टली एन्युटी फैक्टर 2.673 पे लाके, ये हमें बस इसका टेबल है। 2.673 हमने टेबल से निकाला है। टेबल से निकाला है, एन्युटी टेबल से। अच्छा। ये एन्युटी फैक्टर है 6% का, एन्युटी टेबल से निकाला गया है। यहाँ पे ये प्रेजेंट वैल्यू टेबल से निकाला, ये एग्जाम प्रेजेंट वैल्यू टेबल या तो आपको दी जाएगी या तो सवाल में ही उसका फैक्टर दिया जाए, दोनों में से कोई एक चीज होगा। वरना ये हम खुद ही निकाल सकते हैं, डिस्काउंट ये हम खुद भी निकाल सकते हैं, जो ये फॉर्मूला गिवन है आपका, ये खुद भी निकाला जा सकता है। बट ये फॉर्मूला से टाइम आपका बहुत लग जाएगा, एन्युटी टेबल से रेफर कर लेना ज्यादा है। वो जैसा सही है, मैं बस हाँ नहीं, पता तो होना चाहिए डेफिनेटली। 1 माइनस 1 प्लस 8 के बाद माइनस 10 डिवाइड। Annuity tables are provided in the exam, but again only cover integer values of r and up to 15 years ahead. अगली एक्टिविटी कीजिए कुछ। अच्छा। थोड़ा सा नीचे की है। Yes.
I'm just saying, is 7,540. 109,247. 8 years. After 10 years. 1 to 9. First payment now, 10th payment at the end of time 9. On that. जो आपके years थे वो 10 years थे ना, जी तो जो पहला साल है वो year 0 है, आज का दिन इन्वेस्टमेंट हुई है। सही। तो year 0 से जब आप काउंट करोगे तो 10 साल आपके 9वां साल है। ठीक है। तो 9 years को लिया गया है, n is 9। सही। तो 9th का एन्युटी फैक्टर 12% पे लिया गया है, 5.328। ठीक है, क्लियर हुआ? So the first payment is not discounted Because it is paid in advance. एडवांस पेमेंट हो गई है, पहले पेमेंट हो गई है काम शुरू होने से पहले। तो जो पेमेंट बकाया है उसका आप फिर एन्युटी फैक्टर 9th ईयर का निकालो। ठीक है, क्लियर है या कुछ और मुश्किल है? ऑलराइट, नेक्स्ट। तो ये आ गया आपका एन्युटी। अब आइए नेक्स्ट, परपेचुइटी। परपेचुइटी क्या है? एन एन्युटी दैट अकर्स फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। यानी कि अब सेम कैश फ्लो, कोई टाइम लिमिट नहीं है। जैसे कि पेंशन, हर साल आपको 10,000 मिलता रहेगा हर साल। कब तक? जब तक आप जिंदा हो। तो परपेचुअली। तो इसका क्या फॉर्मूला है? 1/r। इसकी illustration, if a project involved the outlay of $20,000 today and provided a definite return of $3,000 per year for the foreseeable future, would you accept the project? सिंपली क्या करना है? 1/r। 1/r कैसे करेंगे? 1/r. If a project involves return 3,000, would you accept the project? तो इसमें 6% अगेन, तो हम 6% 1/0.06। ठीक है, फिर फ्यूचर वैल्यू क्या है? 3,000 मल्टीप्लाई बाय 1/0.06, 50। तो इसको आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे? ऑफ कोर्स एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि आज का जो 20,000 है तो 50,000 बन जाएगा। सो द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड। डिलेड एन्युटीज एंड परपेचुइटीज जरा पढ़ें। The approaches demonstrated in the previous section for annuities and perpetuities assume that the cash flow begins in time 1 and value these annuities or perpetuities from the perspective of the preceding time period to when the cash flows begin. That is time 0 or present value. Where the first cash flow in an annuity is not received from time 1, this is called a delayed annuity. Where this is the case, an approach to valuing an annuity or perpetuity must be slightly adjusted. क्या क्या है? जब हमारे पहले साल में हमें एनुअलिटी नहीं मिलती तो वो शायद डिलेड डिले हो जाती है, तो उसको शायद डिलेड एनुअलिटी। Where the first cash flow in an annuity is not received from time 1, this is called delayed annuity. जो year 1 पे आपको नहीं मिल रहा तो वो delayed annuity है। Where this is the case, approach to valuing an annuity or perpetuity must be slightly adjusted. दोनों को फिर थोड़ा सा slightly हम different तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि if a project involved 20,000, सेम सवाल दिया है और कह रहे हैं and provided a definite return of $3,000 per year for the foreseeable future starting in 3 years time। 3 साल बाद से कैश फ्लो आना शुरू होगा। तो ये जो 3 साल बाद से आना शुरू हो रहा है, तो अब आप क्या करोगे? वुड यू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट और नॉट 6% पे? तो परपेचुइटी फैक्टर निकालेंगे 1/0.06। आपका आंसर आ रहा है $50,000। However, this value is from perspective of preceding time period to when the cash flows begin.
and here the cash flows begin at time 3, so the value is from perspective of time 2. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो बोल रहे हैं कि 3 साल के बाद से पेमेंट आना शुरू होगी, तो मतलब उसका 1 साल आप पीछे लोगे। ईयर 3 बोल रहे हैं, तो आप ईयर 2 की एंड ऑफ ईयर 2, तो आप जो एन्युटी लोगे वो ईयर 2 से लोगे। पहला तो जीरो होगा ना। एग्जैक्टली, पहला जीरो होगा, और फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टाइम टू दिस कैन बी एडजस्टेड। अब ये कैसे हो रहा है? तो ईयर 2 का 6% पे आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाला, विच इज 0.890, और 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.890, 44,500. This is now a present value, and because this is higher than the cash outflow of 20,000, the project is accepted. देखो, सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले हमने परपेचुइटी निकालना सीखा, ठीक है। परपेचुइटी का क्या मतलब होता है? परपेचुइटी बताओ हम सब, क्या मतलब होता है परपेचुइटी? परपेचुइटी का फॉर्मूला पॉसिबल 1/r, 1/, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए कैश फ्लो हो रहा है। ये कैश फ्लो उन्होंने बताया कि 20,000, क्या बताया, एक इन्वेस्टमेंट है और उसपे हर साल 3,000 है। फॉर व्हाट? फॉर हाउ मेनी इयर्स? इनफाइनाइट। तो इसका हमने क्या किया? 1/r कर लिया। कैसे किया? जो डिस्काउंट फैक्टर था 6% था, तो हमने क्या किया? 1/0.06 मल्टीप्लाई बाय 3,000। निकालो, कैलकुलेट करो, क्या आंसर है? पचास 50। तो ये अब प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें? एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, बताओ। इधर बस देख कर बताओ, एक्सेप्ट करें रिजेक्ट करें। इन्वेस्टमेंट 20,000 की है, हर साल 3,000 फॉर एवर, और इसका हमने निकाल दिया परपेचुइटी 50,000। तो ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल क्यों? क्योंकि ये और ये चीज इससे कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, रिटर्न ज्यादा है। जब रिटर्न ज्यादा है तो फिर गुड है, ठीक है। ये हो गया क्लोज चैप्टर। अब आइए दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है डिलेड एन्युटी। क्या नाम है? डिलेड एन्युटी। ये कह रहा है, इसका मुद्दा ये है कि सेम सेम चीज हम लेते हैं कि 20,000 इन्वेस्टमेंट और हर साल का कैश फ्लो 3,000, और सेम इनफाइनाइट। बट ये कह रहा है कि ये 3,000 का कैश फ्लो ईयर 1 से नहीं मिलेगा, 3 साल बाद मिलेगा, आफ्टर 3 years। क्या लिखा है? जुमला क्या लिखा है इसके जुमले को? एन एन्युटी ऑफ, नहीं ये तो दूसरी एक्टिविटी। जुमला क्या लिखा है? provided a definite return of 3,000 per year for the foreseeable future starting in 3 years time। अब यहाँ ये क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता था, स्टार्टिंग इन 4 years टाइम, स्टार्टिंग इन 5 years टाइम, जितना ईयर भी लिखा है स्टार्टिंग, आपने क्या करना है? चुप करके इसका 1 साल प्रीवियस उठाना है। तो इसका 1 साल प्रीवियस यानी 3 years का अगर बोला है स्टार्टिंग इन 3 years टाइम, तो आप चुप करके 2 year यानी सेकेंड ईयर की आप प्रेजेंट वैल्यू ले लोगे। सेकेंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू क्या है? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ईयर 2 का 6%, ईयर 2 का 6% प्रेजेंट वैल्यू पे आप जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो है 0.890। तो अब आपने क्या करना है? सेम यही प्रोसेस यहाँ पे होगा, 1/0.06 मल्टीप्लाई बाय 3,000 and then multiply by the present value factor, which is 0.890 of year 2। अब बताओ, कैलकुलेट करो, क्या आंसर आता है? 44,500। 44,500। Should you accept this project? Yes. Why? These are the investment with 44,500 million. More than this. More than the investment amount, therefore you should accept the project. Clear? ये delayed annuity और इसमें क्या फर्क है?
सब सेम है, सिर्फ क्या है, इसका भी आपने प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई कर। क्लियर होगी कहानी? अब ये सवाल है, ये खुद से करो। आप बताएं क्या आया? 16,500 होगा। 6 है ना 20? हाँ। क्या चीज है जो नहीं समझ? तो मैं बताती हूँ। An annuity of 3,000 per annum for 8 years starts at the end of the third year and finishes at the end of the 10th year. क्या बात हो रही है? तीसरे साल वो स्टार्ट हो रही है, फिर जो भी रिटर्न है हम्म। और 10वें साल में वो खत्म हो रही खत्म। ठीक है, यानी कि इसमें परपेचुइटी का सीन नहीं है। इसमें परपेचुइटी का कोई सीन नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट नहीं है, इसमें लिमिटेशन बता दी। है। क्या कह रहे हैं कि कैश फ्लो कितना है? 3,000 का। ठीक है, नहीं। ये स्टार्ट कब हो रहा है?
इट स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। जब ये कह रहे हैं एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, इसका मतलब क्या है? Okay. फोर्थ ईयर का शुरू, बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर। तो यानी जो हम पहले कर रहे थे कि हम एक साल पीछे जाएंगे, यहाँ एक साल पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी एंड ऑफ थर्ड ईयर का जिक्र कर दिया है। तो यानी हम थर्ड ईयर से ही इसको कंसिडरेशन में लेंगे। अब आइए, फिनिशेस एट द एंड ऑफ द टेंथ ईयर, 10वें साल पे जाके खत्म होगा। तो 10वां साल टोटल कितना बन रहा है? यानी 10वें साल और 7वें साल के दरमियान कितना फर्क है? 7 सालों का फर्क है। ठीक है, तो 10वें साल पे ये खत्म हो रहा है और तीसरे साल में शुरू हो रहा है। और कितना कैश फ्लो है? 3000। और इसका परसेंटेज क्या है? 6%। 6%। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये पूरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी इफ द डिस्काउंट रेट इज 6%। ये बेसिकली आपसे इन्वेस्टमेंट अमाउंट पूछ रहे हैं, यस और नो, कि ये इन्वेस्ट हम कितना करें आज के दिन कि हमें ये चीजें हमारे सामने। तो अब मुझे ये बताएं कि पहले तो आपने ईयर 3, एंड ऑफ ईयर 3 पे आपको प्रेजेंट वैल्यू चाहिए होगी। इसकी प्रेजेंट वैल्यू 6% पे निकालें, कितनी है? तो 8,019 आ गए। यहाँ पे 8,019। ठीक है। अब ईयर 4 से ईयर 10 तक आपको चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? पहले तो एन्युटी फैक्टर ईयर 1 से 10 तक का निकलेगा। एन्युटी फैक्टर बताइए, 6% 10 साल का कितना है? ये अगर आपके पास टेबल होगा तो टेबल से आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करके निकालना है। ठीक है। इसमें अच्छा एन तो मैं जो है 10 लो। 10 लूँ। 1 से 10 नहीं, 3 से 10 हो गया ना। आप पहले 10 लो, 1 to 10 और फाइंड आउट करना। Sure. 7.36। 7.36। ठीक है। अब एन्युटी फैक्टर 1 2 3। 2.67। 2.67। अब इन दोनों को आप माइनस करो। 4.69। 4.69। ये अब आपका एन्युटी फैक्टर आ गया, विच इज बिटवीन दिस फॉर 8 years। ये आपका एन्युटी फैक्टर आ गया फॉर 3 to 10। ये कैसे फाइंड आउट करने समझ आया? ऐसे ये सवाल बहुत आते हैं इस तरह के ना, कि आपको इस तरह फाइंड आउट करना है एन्युटी फैक्टर। अब आप ये जो 4.69 है ना, इसको हम मल्टीप्लाई करो 3000 से और मुझे आंसर बताओ। 1407। 14,070। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या हम सही हैं या हमने कुछ मिस कर दिए। ये हम देख रहे थे। हाँ। अब देखिए, इसमें आंसर और इसमें आंसर हमारा फर्क आ रहा है। कहाँ गड़बड़ की, आइए देखते हैं। एन्युटी फैक्टर फॉर 8 years एट 6% इज 6.210। ये एन्युटी फैक्टर
8 साल के लिए 6.210। 8 साल के लिए कर लो, मैं 10 साल के लिए। नहीं, ये उन्होंने वो किया ना, समझ आ गया। डिस्काउंटिंग एट टाइम टू, डिस्काउंट फैक्टर टाइम टू पे क्यों किया है? एंड ऑफ थर्ड ईयर बोल रहे हैं। Discounting at time 2 discount factor 0.890 gives the present value of this much. This is an alternative approach which you can use. Prefer to subtract the annuity for times 1 to 2 and the annuity factor for times 1 to 10. ये इन्होंने जो हमने यहाँ पे माइनस किया, इन्होंने 1 to 3 नहीं किया, 1 to 2 किया, क्योंकि हमें 3 इंक्लूडेड चाहिए ना। ये हमने मिस्टेक कर, हमें 3 इंक्लूडेड चाहिए। जब हमें 3 इंक्लूडेड चाहिए तो हम 3 नहीं लिखेंगे, हम 2 लिखेंगे। ठीक है, वो तो फोर्थ ईयर स्टार्ट होगा ना, हम्म। एंड ऑफ थर्ड ईयर बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर हो गया ना, तो हम थर्ड नहीं लेंगे वो। थर्ड ईयर को हमें शामिल करना है ना। श्योर। 3 to 10 का मतलब 8 साल। सही। ये 8 साल हमने 3 ईयर से लेके 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 8 साल बनना है, तो 3 को शामिल करना है, जिस वजह से हमने यहाँ पे ढूंढेंगे। जरा इसका बताएं जल्दी से। वन पॉइंट एट थ्री। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अब इसको बताएं, माइनस कर। 5.53। 5.5, ये देखिए। ठीक है, टू सिक्स। अब इसको हम मल्टीप्लाई करें, 1658 आ जाएगा। सिर्फ हमारा ये चीज गड़बड़। मल्टीप्लाई करें, बताएं। यही आ रहा है 16581। 3000 मल्टीप्लाई 5.53। 16,590 आ रहा है। ठीक है, राउंड ऑफ 16590, क्योंकि यहाँ पे कुछ 3 फिगर्स तक लेने हैं ना, आपने यहाँ राउंड ऑफ कर दिया। 5.527 को आपने राउंड ऑफ कर, वो सही है उसके वजह इस वजह से ये राउंडिंग ऑफ का मसला है। अदरवाइज तो अब आपको समझ आया कि ये सवाल कैसे हो रहे हैं। सिंपली आपने ये चीज करनी है। ये इसका एक और मेथड भी ऊपर बताया हुआ है, बट मैं प्रेफर करूंगी कि आप वहां नहीं जाओ। अब ये मेथड ज्यादा इजियर है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। से। सही। सिर्फ यहाँ पे एक चीज का वही ख्याल रखना है कि आपने कौन से ईयर से माइनस करना है। 1 to 10 लेके उसमें से 1 - 2 कर दोगे तो 3 to 10 का निकल आएगा। सही है। अगर 4 to 10 का फाइंड आउट करना है तो यहाँ 1 to 3 से माइनस कर दो। ठीक है, नेक्स्ट अगेन। आज यहीं तक रखें, सही है, yes, ma'am। एक्टिविटी 6 यहीं तक रखते हैं। ठीक। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर हम कंटिन्यू करेंगे। एनपीवी से ग्रोथ वाली, कांस्टेंट ग्रोथ भी हमें करना है। ठीक है। ठीक है।